नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईडू राइट पर। आज हम लेकर आए हैं होमवर्क सीरीज, जिसमें आपको बहत रहमी, पीटी और मेंस दोनों का होमवर्क सीरीज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं तहत रहमी वालों के लिए भी होमवर्क सीरीज के लिए गाइड कर दूंगी। तो पहले ये देखते हैं कि होमवर्क सीरीज में क्या क्या लेकर आए हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला टॉपिक है आर्थिक समीक्षा। पहला टॉपिक आर्थिक समीक्षा है। इसमें आर्थिक समीक्षा में आपको इंडिया वाला करना है, इंडिया वाला आर्थिक समीक्षा करना है। उसके बाद फिर है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स 1 से 15 जून तक करना है। 1 से 15 जून तक। मैं जून से इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अगर 2 से ढाई मंथ के अंदर हो जाता है तो जो 26 जुलाई के लिए पीटी लेने के लिए जो पेपर बना था उसी पेपर से आपको ले लिया जाएगा, अगर 2 से ढाई मंथ के अंदर एग्ज़ाम होता है तो। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आप एडीओ का एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो देखते होंगे कि जनवरी में वाला जो पेपर होने वाला था जनवरी में, और किसी कारणवश जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली थी ईडीओ का वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो अप्रैल में वही एग्ज़ाम हुआ। तो आप एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो पेपर में देखते होंगे कि जनवरी से पहले तक ही करंट अफेयर्स उसमें पूछा गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली थी उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया था, उसी को टाइमलाइन मानकर, और फिर उसी पेपर से क्या क्या अप्रैल में एग्ज़ाम ले लिया गया। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ 1 से 15 जून तक, यानी कि पूरा जून तक पढ़ने का, जून 2026 तक। ऐसे तो 2025 जून से लेकर 2026 जून तक पढ़िए, 1 साल का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे तो 6 मंथ का बहुत काफ़ी मायने रखता है करंट अफेयर्स। आप 1 साल का कर लीजिए तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से मैं देती जाऊंगी 1 से 15 जून, फिर 16 से 30 जून, ऐसे करके फिर अगला मंथ में ऐसे ही चलेगा, इसके पीछे बैक होते जाएगा। जैसे जून इस बार हो जाएगा तो उसके बाद फिर मई होगा, फिर मई से फिर अप्रैल हो जाएगा, ऐसे बैक मंथ में चलते जाएंगे हम लोग। तो इससे क्या है ना कि 26 का करेंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा 15 से 20 दिन में। उसके बाद फिर जब 15 से 20 दिन और टाइम रहेगा तो फिर ये दिसंबर टू जून 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से फिर रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा। और तीसरा टॉपिक में आइए, तो तीसरा टॉपिक है साइंस। साइंस में क्या पढ़ना है? तो सेल, कोशिका जो है, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। आप देखिएगा, आप जब एग्ज़ाम दिए होंगे, टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, कहीं टेस्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे जाकर, तो उसमें देखते होंगे कि कोशिका से बहुत ज़्यादा वो कोशिका जो है टॉपिक, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। और जैसा कि आप PYQ दिए होंगे पीटी का, हर कोई PYQ तो पढ़ते ही होंगे, तो देखते होंगे कि जो कोशिका टॉपिक है ना, उससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। ये तो हो गया बायो का बात। अब चलते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में देखेंगे मोशन, जिसे गति भी कहा जाता है। गति से भी देखते होंगे आपको कंसेप्चुअली 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है इसमें। उसके बाद फिर है केमिस्ट्री में, क्योंकि तीनों साथ लेकर चलना है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में तो देखा जाता है कि एसिड और बेस। एसिड और बेस बीपीएससी का ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए इसको इग्नोर करना क्या है, 1-2 नंबर की हानि हो सकती है, और 1-2 नंबर सिलेक्शन के लिए काफ़ी मायने रखता है। ओके, क्योंकि एग्जाम क्या है, नेगेटिव है। यहाँ 0.33 नंबर से भी किसी का पीटी मेंस के लिए, जो मेंस में नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, उसके लिए बहुत दुख का बात हो जाता है। उसके बाद फिर आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे यूरोपीय कंपनी के आगमन से स्टार्ट कीजिए, और जो 1757 तक की जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ तक चलिए, यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर 1757 तक। इसके बाद फिर इसी तरह से रोज टॉपिक बढ़ते जाएंगे, डेली होमवर्क सीरीज में ये चलेगा। उसके बाद फिर भूगोल में आ जाइए। अपवाह तंत्र, नदियों, ये नदियाँ जो है, नदियाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर इसको अंडर एस्टिमेट कर देंगे तो समझिए कि आपका जो नंबर है ना, वो आप में जो आपके अगल बगल में जो होंगे, या तो फिर आपके जो कंपटीटर होंगे, उससे 3 से 4 नंबर आपका कम ही रहने का चांसेस है। और जब 3 से 4 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। इसी तरह से पर्वत है, पठार है, ये ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी में जो बीपीएससी का मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है, यानी कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये बीपीएससी का, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
कभी नदियाँ का क्रम दे देगा कि कौन सी नदियाँ, जैसे ब्रह्मपुत्रा है तो ब्रह्मपुत्रा में जो मिलने वाली उसकी सहायक नदियाँ हैं, बाएं से दाएं दे देगा, दाएं से बाएं दे देगा सजाने के लिए, उत्तर से दक्षिण दे देगा, दक्षिण से उत्तर दे देगा, कभी पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, इसी तरह से क्रम पूछता है। पर्वत पठार का वैसे ही पूछेगा, जैसे क्रम पूछ देगा कि जो दिए हुए जो पर्वत है पठार है, ये सब का पूरब से पश्चिम क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। उसके बाद फिर ये हाइट वाइज पूछ देता है, ऊंचाई के क्रम में भी पूछ देता है। उसी तरह से नदियाँ, ये नदियों का क्रम पूछ दिया जाता है। नदियाँ पर जो बांध बना हुआ है वो पूछ दिया जाता है कि किस नदी पे कौन सी परियोजना है, ये पूछ दिया जाता है। ये जो है ना मोस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए मैं ये टॉपिक को लेकर आई हूँ और ऑलमोस्ट सारे लोग ये टॉपिक को पढ़ ही रहे होंगे। तो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ ना, कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा तो रिवीजन करने में सबसे पहले इसी को फिर रिवीजन करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक तो रिवीजन होते जा रहा है, पहले से भी पढ़े हुए और ऑलमोस्ट सब पहले से पढ़ ही रहे हैं अब है। और इसके बाद फिर क्या करना है, तो जो दिए हैं पीटी का जो टेस्ट दिए हैं, ये किसी भी संस्थान से दिए होंगे उससे मायने नहीं रखते, बस आप टेस्ट जो दिए होंगे उसको साथ में रखिए, फिर PYQ रखिए और उसको अपना फिर से लगाते जाइए। और हाँ, एक टेस्ट रोज एनालिसिस करना है हमेशा। अगर आपको डेली टाइम नहीं मिलता है तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमको एक वीक में 3 टेस्ट को रिवाइज करना है, ठीक। अगर 3 नहीं हो पाता है तो 2 ही टेस्ट को रिवाइज करना है। अगर 2 भी नहीं हो पाता है ना, तो मेरा मानना है कि आप 1 टेस्ट ही रिवाइज कीजिए, 1 टेस्ट दीजिए और 1 टेस्ट को बस उसी को रिवाइज कीजिए, ओके। उतना में ही आपको बेनिफिट पता चलने लगेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ तहत रहने वालों के लिए। तो तहत रहने वालों के लिए मैं बता दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, ये मेरा डेली चलेगा, ये मेरा डेली चलेगा। ये जो डे होमवर्क सीरीज है वो डेली चलेगा। इसमें आपको क्या है कि रोज एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आप रीडिंग कीजिए, आप पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए। उसके बाद फिर क्या है, आप उसको नोट कर लीजिए, एक पतला सा कॉपी रखिएगा जिसमें कि एक सब्जेक्ट का एक उसमें पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में है कि ज्योग्राफी में हम दे रहे हैं पहले 9th क्लास से, क्योंकि रिकमेंड किया जाता है 6 to 12 तक, लेकिन हर एक चीज़ 6 to 12 तक नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम 6 से नहीं उठाएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को हम 6 से उठाएं। आप इसमें क्लास 9th में देख लीजिए, क्लास 9th में एक टॉपिक है चैप्टर 1, जिसमें भारत का आकार एवं स्थिति पढ़ना है। आप इसको पढ़िए, उसके बाद फिर इससे नोट्स बनाइए। सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप इसको पढ़िए, चैप्टर 1 जो क्लास 9th में है। उसके बाद फिर इससे क्या कीजिए ना, आप नोट्स बनाइए। और इसके साथ साथ मैं एक और इंक्लूड करना चाहूँगी कि क्लास 11th का ये भी है, चैप्टर 1 ही है, इसमें भी आकार एवं स्थिति पढ़ना है भारत का, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक इसमें ये है कि आप इसके साथ साथ क्लास 9th के साथ साथ आप क्लास 11th का भी जोड़ लीजिए, चैप्टर 1। आप इसको पढ़ के उसके बाद फिर आप नोट कर लीजिए। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कम पेज है, पढ़ना भी कम है, उसको नोट कर लीजिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे तक में तो हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं बायो पे। अब बायो पे देखिए, बायो में है चैप्टर 5 क्लास 9 का। इसमें भी मैं क्लास 9 का रिकमेंड करूँगी, क्योंकि क्लास 9 से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो 6 से पढ़ना रहेगा, 6, 7, 8 पढ़ना रहेगा, मैं वो भी रिकमेंड कर दूँगी, ओके। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उससे रिकमेंड कर रही हूँ। बायो का चैप्टर है 5 क्लास 9, ओके। इसी तरह से इसमें चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9 का जो चैप्टर है उसमें नाम है जीवन का मौलिक इकाई। ये जीवन की मौलिक इकाई है, इसमें जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर है। इसी तरह से एक और चैप्टर है क्लास 11th में। क्लास 11th में भी देखिएगा तो चैप्टर है ये, इसमें
यूनिट है, इसमें एक यूनिट है, इसमें 3 यूनिट करके है, 3 यूनिट, यूनिट नंबर तीसरा। इसमें देखिएगा 3 चैप्टर है, 8, 9, 10। तो आपको 8 नंबर चैप्टर में है ना जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई करके दिया हुआ है। यानी कि क्लास 9th का चैप्टर 5 और क्लास 11th का चैप्टर 8 दोनों सेम चैप्टर है। तो क्या कीजिएगा, पहले आप क्लास 5 का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर क्लास 9th का, ये क्लास 11th का क्या कर लीजिएगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, इसमें एक मिस्टेक हो गया। मैं बोलना चाह रही थी कि क्लास 9th का चैप्टर 5 पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद फिर है क्लास 11th का चैप्टर 8, ये मैं चैप्टर 8 के बारे में मैं बोल रही हूँ, चैप्टर 8 पढ़ लीजिएगा ये, और क्लास 9th का चैप्टर 5, ओके। और उसके बाद पढ़ के उसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि आप लोग का करेंट अफेयर्स कब से पढ़ना है। तो आपका भी वही बात है कि कम से कम तो 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़ना ही है। तो आपका भी एग्ज़ाम अगर अब ये पिछले कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर सितंबर में होता है तो आपको अगस्त तक पढ़ना है, और अगर उसके पहले होता है 1 मंथ पहले होता है तो 1 मंथ पहले तक का करेंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर जुलाई में होता है तो जून तक पढ़ना है, यदि अगस्त में होता है तो जुलाई तक पढ़ना है। तो अभी जुलाई ख़त्म होने वाला है, तो आप ऑलमोस्ट 1 जुलाई से आप कर सकते हैं। 1 जुलाई सब करेंट अफेयर्स उठाइए और करेंट अफेयर्स का 1 से 7 जुलाई तक आप कंप्लीट कीजिए। ये मैं जुलाई का बता रही हूँ, जुलाई मंथ का 73वीं वालों के लिए ये है कि आप जुलाई 2026 से करेंट अफेयर्स का उठाइए और उसको आप नोट्स करते जाइए। करेंट अफेयर्स को भी आप नोट करते जाइए, उसका भी नोट्स बनाइए, ओके। क्योंकि आपको जो दिया जाएगा ये मार्केट में जो मिलता है बहुत सारे मैगजीन, वो आपको सारा क्या है ना एक जगह कलेक्ट रहेगा और मोटा रहेगा, तो आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, रिवीजन भी करने में दिक्कत हो सकता है। ऐसा होता नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप करेंट अफेयर्स को अभी से ही तैयार करते जाइए, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। उसके बाद फिर बहुत सारा रिपोर्ट भी पूछा जाता है बीपीएससी में, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, पीएलएफआर रिपोर्ट है, वित्त आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट है। ये सब जो रिपोर्ट आती है ना उससे क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। तो आप क्या कीजिए, जितना भी रिपोर्ट है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है उसका तैयार कर लीजिए, मैं रिकमेंड कर देती हूँ। तो जो कल का जो होमवर्क सीरीज में जो रिपोर्ट है उसमें है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, और उसके साथ साथ आपको 5 का भी पढ़ना है, क्योंकि कंपेयर करते जाना है। उसके बाद फिर अब बात आ जाती है मेंस आंसर राइटिंग का। तो मेंस आंसर राइटिंग ये 72वीं और 73वीं ये दोनों वालों के लिए, ओके। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 72वीं का भी टाइम है, 2 से 2.5 मंथ, ये मैक्सिमम टाइम आप लोग को मिल गया है। उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं मैक्सिमम इसलिए बोली क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम होना ही होना है। उसके बाद फिर क्या है ना, आपको अगर नवंबर में एग्ज़ाम हो जाती है तो लगभग आधा दिसंबर तक जाते जाते आपका रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि कम से कम तो 40-45 दिन में रिजल्ट दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या है ना, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, जैसे 2 बार का सिनेरियो से मैं बता रही हूँ, 17वीं और 71वीं का। तो आपको इसमें टाइम क्या है, 10 या 15 दिन का मिलेगा दिसंबर में। उसके बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल में एग्ज़ाम। तो 3 मंथ इधर और 15 दिन इधर, और 15 दिन मान के चल लीजिए अप्रैल में, तो 4 मंथ का ही टाइम है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 72वीं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आंसर राइटिंग अभी से नहीं करते हैं तो। इसलिए है कि आप लोग आंसर राइटिंग भी अभी से करते जाइए। सेम 72वीं वाले भी अभी से ही आंसर राइटिंग कीजिए, जहाँ आप कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे होंगे वहाँ भी बता दिया जा रहा होगा, इनफैक्ट करवाया भी जा रहा होगा। तो मैं इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, ये है क्लास 11th का आर्ट एंड कल्चर। जैसे पूछा जाता है मौर्य कला के बारे में, उसके बाद फिर पूछा जाता है गुप्ता कला के बारे में, पाला आर्ट के बारे में, पाल कला के बारे में, ये सब पूछा जाता है। तो आप इसके लिए टॉपिक कहाँ से तैयार कीजिएगा, अगर आपके पास से बहुत सारा सोर्स है तो बहुत सारे सोर्स से बहुत सारे को पढ़ना नहीं है, आप बहुत सारे सोर्स से क्या कीजिए ना, उसको निचोड़ के, यानी उसको पढ़ के जो मेन पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। और नोट करने के बाद आप खुद जहाँ लिखिएगा आंसर राइटिंग, आप जहाँ आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, तो आप उसमें वही पॉइंट डालिएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए मैं एक सोर्स बता रही हूँ कि क्लास 11th का आर्ट एंड कल्चर का एक आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, तो मैं उसको रिकमेंड कर रही हूँ, आप इसको पढ़िए। इसमें बहुत अच्छा से मौर्य कला के बारे में दिया हुआ है, गुप्त कला के बारे में दिया हुआ है, पाल कला के बारे में दिया हुआ है। आप इसे पढ़िए और इस टॉपिक को तैयार कीजिए, ओके। उसके बाद फिर आता है संथाल विद्रोह, बीपीएससी कमेंट्स का VVI क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये मान के चलिए कि जो हमेशा पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा वो एक रामबाण है। तो ये संथाल विद्रोह को तैयार कर लेना है और दोनों फॉर्मेट तैयार करना है, एक लॉन्ग का भी शॉर्ट का भी। आप अगर लॉन्ग का तैयार करते हैं तो शॉर्ट का भी तैयार होते चला जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग के लिए मैं क्या करूँगी ना, वीक में जब आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो वीक में 2 दिन मैं आंसर राइटिंग का भी होमवर्क सीरीज रखूँगी। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूँगी यहाँ पे और आप लोग लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा, फिर मैं देख कर बताऊँगी कि कैसा लिखे। उसके बाद फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो हम जहाँ भी टेस्ट दिए हैं और जो हम मेंस भी लिखे हैं, तो वो अपना मैं फॉर्मेट भेज दूँगी। और उसके बाद फिर जो हम नोट्स बनाए हैं उसका भी फॉर्मेट भेज देंगे आप लोग को। और ऐसा करेंगे ना कि अभी तो नहीं, अभी आप पढ़िए मेंस के लिए, कल पढ़िए, उसके बाद फिर परसों पढ़िए, 2 दिन आप रीडिंग दीजिए, तीसरा दिन मैं क्वेश्चन दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे और मैं फॉर्मेट भी तैयार करके दे दूँगी। बस उस पर लिखना है आपको। फॉर्मेट तैयार करके मैं कैसे दूँगी, मैं पॉइंट लिख दूँगी कि आपको इसी पॉइंट पे लिखना है। ओके, बहुत सारा पॉइंट मैं दे दूँगी, उसमें से आप 4-5 पॉइंट पे लिखिए। जैसे कारण का पॉइंट, जैसे संथाल विद्रोह के कारण, तो कारण में बहुत सारा कारण होगा, तो उसमें से आपको जो मैं कारण बता दूँगी, जैसे सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, उसमें भी पॉइंट आता है। सब पॉइंट आप उसको भी मेंशन कर देंगे, आप उस पर लिखते जाइएगा। ओके, मैं फॉर्मेट एक भेज दूँगी। उसके बाद फिर DI जो है सिलेक्शन का मेन पार्ट है। मैं स्टार्टिंग के वीडियो में भी बताई थी कि जो DI है ना, बीपीएससी में सिलेक्शन का मेन पिलर है। अगर आप एक पिलर को आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं तो आपका 3 पिलर जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि यही मेन पिलर है। तो इसके लिए है कि आप PYQ से आप एक DI उठाइए और उसके बाद फिर उसको सोल्व कीजिए, बनाइए और बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर दी हूँ, उस पर आप भेजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर है एसए का, फिर आता है मेंस में आता है एसए का पेपर। एसए का पेपर, तो एसए का पेपर के लिए अभी इसमें मैं मेंशन नहीं की हूँ, क्योंकि मैं पहले सोच रही हूँ कि जो जितना हम पहले एसे लिखे ना, हम उसका पहले एक एसे का PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दें। आप उसको एक बार पढ़िएगा। कुछ मैं टॉपर्स का भी एसे भेज दूँगी, उसको भी पढ़िएगा। और मैं बुक बताई थी एक दृष्टि का बुक करके आता है, आप उसमें भी देखिएगा। दृष्टि में कि ये बिहार का भी आता है बीपीएससी करके, और एक यूपीएससी का आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी यूपीएससी का, क्योंकि मेरे पास यूपीएससी का ही है। तो क्योंकि इसमें ना शैली बहुत अच्छा है, लैंग्वेज भी अच्छा है और इसमें बहुत अच्छा शैली है इसका यूपीएससी में। तो अभी बीपीएससी का भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ यूपीएससी का आप ले लीजिए, दृष्टि का। और PYQ रखिए, और जो मैं भेज दूँगी उसको आप पहले पढ़ लीजिएगा। मैं सप्ताह में एक भेजूँगी, एक मेंस का कॉपी में भेज दूँगी सप्ताह में, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, साथ में बुक पढ़िएगा। एक सप्ताह में आपसे जितना भी हो सके, जैसे जो मैं नोट्स भेजूँगी वो, फिर बुक। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी ना, अपना फॉर्मेट तैयार करके भेज दूँगी। जैसे साहित्य के टॉपिक है, साहित्य के टॉपिक पे ऐसे लिखना है, या तो फिर लिखना है जलवायु के टॉपिक पे, ठीक। तो जलवायु का टॉपिक में क्या क्या जो आएगा फॉर्मेट, मैं उसका तैयार करके भेज दूँगी फॉर्मेट। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, ये उतना दिन में पढ़ लेंगे ये बुक और ये नोट्स। तो उसके बाद फिर क्या है ना, जो फॉर्मेट तैयार करके भेजेंगे आप उस पर क्या कीजिएगा, लिखिएगा, लिखने का कोशिश कीजिएगा, है ना। कुछ तो लिखिएगा ना, पूरा नहीं लिखना है कि हाँ हमको एक बार में एक्सीलेंट करना है। एक्सीलेंट नहीं बनना है, पहले क्या करना है, अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को बनाए रखना है। ओके, उसके बाद फिर मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा 71st वालों के लिए, कि 71st वाले को क्या करना है। तो जैसा कि जो 71st वाले हैं वो 72 भी दे ही रहे होंगे। बहत्तर में भी दे रहे होंगे ऑलमोस्ट। ओके, जिनका अगर 17 में सिलेक्शन हो गया है, बहुत कंग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा है, बधाई है उनको। और जिनका अगर नहीं हुआ, किसी कारणवश कितने भी नंबर से रुक गया है, तो आप 72 की तो तैयारी कर ही रहे होंगे, 72 भी देने वाले हैं। तो आप क्या है ना, सारा स्ट्रेटजी 72 वालों की तरह आप करते जाइए, रिवीजन सीरीज वही है, ठीक।
बहतरहमी वालों किसी इसी की तरह करते जाइए। बस आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करना है, वो है एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर। ओके, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप उस पर जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर ना न्यूज़पेपर रोज़ हम भेज देते हैं। न्यूज़पेपर आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा न्यूज़पेपर, आप रोज़ पढ़ते जाइएगा। इस न्यूज़पेपर में क्या है कि आपको देखने को मिल जाएगा द हिंदू का है इसमें। उसके बाद फिर है ये एक द इकोनॉमिक्स टाइम है, फिर इंडियन एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद फिर है जनसत्ता का देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से द हिंदू को देखने को मिल जाएगा। सारा पेपर का जो कटिंग है ना, हम इस पे भेज देते हैं। आप उस पर जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा अपना पेपर। और इसमें एक एक्स्ट्रा करना है, जो मैं कल भी बताई थी कि आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जो ऑनर्स पेपर, आप उसको तैयार करते जाइएगा। 1-1 घंटा ही टाइम देना है, बस आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालना है। किसके लिए? तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के लिए और एक न्यूज़पेपर के लिए। बस ये है एकत्रहमी वालों के लिए। बाकी बहतरहमी की तरह आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बहतरहमी ऑलमोस्ट स्टूडेंट देने वाले ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद फिर मेरा जो रोज़ का होमवर्क सीरीज है वो चलते रहेगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ ये बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये भी हमें रिकमेंड कीजिएगा कि और अपना वीडियो में क्या सुधार सकते हैं। जैसे वॉइस है, उसके बाद फिर ये बताने का तरीका है। मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि थोड़ा आप लोग जब बताइएगा, मेरे कमियों को बताइएगा, तो मैं उसे सुधार पाऊँगी और फिर धीरे धीरे करके मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँगी। जब अच्छे कंटेंट को मैं डालने के लिए उत्साहित हो जाऊँगी। ओके, तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।